लेक्चर नोट्स आए हैं आपके पास? ज़रा आए लेक्चर 10 की हेडिंग पे। ये अपडेट जब हो जाते हैं ना लेक्चर नोट्स, तो फिर आप खुद देख लिया करें, क्योंकि आपको मैंने शायद बताया था कि जब आपकी असाइनमेंट्स मैंने बनाई थी क्लास की असाइनमेंट्स बैठ के, तो वो 11 लेक्चर्स बने थे टोटल, लेकिन वो अभी तक भी 3-4 लेक्चर्स बाद वाले बाद में पड़े हुए हैं। तो ये कैरी फॉरवर्ड होता है एक्सप्लेनेशन करते हुए, कभी स्लो पढ़ाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते वो एक कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं चीज़ें। तो जो आपको नया लेक्चर हैंड आउट मिल जाया करता है, आप उसको देख लिया करें कि वो लास्ट वाले को अपडेट कर रहा है, तो आप वो लास्ट वाले को फिर छोड़ दिया करें, ठीक है। वैसे लेक्चर 10 में हमने जो लिखा हुआ है यही काम किया था, देख लें। लेक्चर 10 की हेडिंग है जी, हमने नोट बनाना सीखा था और एक हैंड आउट से 2 नोट बनाए थे। फिर क्वेश्चन 1 के लेक्चर 9 का नोट बनाया था, याद आ रहा है? फिर हमने कल यानी सैटरडे वाले लेक्चर में डायरेक्ट नोट बनाने की प्रैक्टिस की थी, ऐसे ही है जी, और यही क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चंस दिए थे मैंने। जो दूसरा क्वेश्चन है कार्ली वाला, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने किया होगा। एक छोटी सी इसके अंदर प्रॉब्लम, वो ये प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो, लेकिन वो इसकी डिस्कशन को इसलिए पेंडिंग कर रहा हूँ क्योंकि जो रिवैल्यूएशन का पॉइंट था वो पॉइंट ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन करवा रहा था, और ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हम कल के लेक्चर में होपफुली स्टार्ट कर देंगे, या फिर परसों में जाकर जब वो कर लेंगे तो उसके बाद फिर मैं ये आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो वो हो सकता है डिस्कस, लेकिन मैं आपको ईयर एंड की तरफ अभी लेकर नहीं जाना चाह रहा। मेरा दिल यही है कि आज हम स्टार्ट ऑफ द ईयर पे रहते हुए डिस्पोजल भी देख लें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन 2 के साथ आप इसको एनसर्कल कर लें, होमवर्क क्वेश्चन 2 जो लिखा हुआ है लेक्चर 11 में, क्वेश्चन 2 को एनसर्कल करके इसके साथ लिखें, विल बी डिस्कस्ड आफ्टर ईयर एंड रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। अब वैसे मैंने पिछली क्लास में तो लिखवाया था विल बी डिस्कस्ड टुमारो आफ्टर ईयर एंड रिवैल्यूएशन, लेकिन जब क्लास के एंड पे पहुंचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कल भी शायद मैं ईयर एंड रिवैल्यूएशन ना करवा सकूं आपको, तो इसलिए मैंने आपको फिर यही लिखवा दिया है कि हम जब ईयर एंड रिवैल्यूएशन कर लेंगे वो कल कर लें तो कल डिस्कस हो जाएगा, नहीं तो परसों। नोट ये मैं बनाना चाहूँगा क्लास में, चाहे आसान लगा आपको चाहे मुश्किल। उसकी वजह यह है कि 2-3 क्लास ऑफ एसेट्स आ रहे हैं इस नोट के अंदर। पहले दिन हमने नोट इस तरह से बनाना सीखा था, उसके बाद फिर हम यही देख रहे हैं कि हम एक ही एसेट के 2-3 साल का नोट बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह से भी नोट तो बनाना ही है हमने, एक नहीं कई सवाल करेंगे इस तरह के, लेकिन फ़िलहाल ये एक सवाल, चूँकि पहला ये नोट इस तरह का है जो फुल फ्लेज नोट होगा, और उसको हम क्लास में इसलिए बनाएंगे ताकि हमें पता लग सके कि अगर डिफरेंट एसेट्स आएँ तो 1 साल का नोट किस तरह से बनता है, कंपैरेटिव बनाना पड़े तो क्या करते हैं। इसलिए इसको मैं जस्ट डिस्कशन नहीं दे रहा, ये मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा जिस दिन भी मैं पहुँच गया ईयर एंड रिवैल्यूएशन पे, ओके। उसके अलावा इस सवाल के अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं थी, कॉस्ट डिटर्मिनेशन की बात भी थी, तो वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते चलेंगे इस पॉइंट के साथ। तो एक लेक्चर में हम ये छोटी मोटी चीज़ें किसी भी दिन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसकी डिस्कशन को पेंडिंग कर रहा हूँ और लेक्चर 12 की तरफ मूव कर रहा हूँ। ओके जी, आज हम रीवैल्यूड एसेट के डिस्पोजल के ऊपर बात करेंगे। हमने सिंपल डिस्पोजल तो पढ़ा ही हुआ था। एसेट की जब से रीवैल्यूएशन स्टार्ट हुई है, हमने कभी आज तक ये बात ही नहीं की थी कि रीवैल्यूड एसेट भी डिस्पोज हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट, ठीक है जी। कोई इतना खास फर्क नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मिस्टर मोइन परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹300 million on 1st January 2010. The plant has an estimated useful life of 10 years with no residual value. उसके बाद एक लाइन होनी चाहिए थी, इट इज़ रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 11। बहरहाल नीचे लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन डेट है 1 जनवरी 11, फेयर वैल्यू है 500।
अगली लाइन जो है वो एसेट को बेचने के बारे में बता रही है। ये पहली बार रीवैल्यूएशन के सवाल के अंदर आया है। द प्लांट इज सोल्ड फॉर 750 मिलियन ऑन 31 मार्च 2011। ठीक है जी, ये पहले ही कोने पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, वर्किंग किया करते हैं हम, बोले आज भी वर्किंग करेंगे और आप लोग कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है, सिर्फ देखेंगे फिलहाल। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड का नाम भी आ रहा है, बल्कि आई थिंक प्लांट है तो प्लांट लिख लेंगे। रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जहाँ पे हम जनरल एंट्रीज कर लेंगे और चलें आज लेजर्स भी बनाएंगे एक बार फिर, अभी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। हमें एक बार बना लेंगे, उसके बाद फिर बनाना छोड़ देंगे। ओके, किस दिन खरीदा है एसिड? 1 जनवरी 2010 पे। कितनी कॉस्ट है इसकी? 300 रुपीज़ इन मिलियन लिखना चाहिए हमें, ऊपर लिख लेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी रिक्वायरमेंट की, क्योंकि ये तो वर्किंग है। वर्किंग के अंदर रुपीज़ इन 1000, रुपीज़ इन मिलियन ना भी लिखें तो काम चलता है। रिक्वायरमेंट के अंदर आपको बहरहाल लिखना चाहिए कि किस राउंडिंग ऑफ पे आप चल रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता भी एग्जाम लेवल सवालों पे पहुंच गए हैं तो ये काम करने शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके। 31 दिसंबर 10 पे डेप्रिसिएशन करेंगे, नजर आ रहा है एंड वालों? 31 दिसंबर 10 डेप्रीसिएशन, 300 को डेप्रीशिएट करना है और यूजफुल लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू नील है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू करते अगर होती तो, डिवाइडेड बाय 10, द आंसर इज 30, WDV इज 270। ओके जी, 1 जनवरी 10 प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 300 से और डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। आप अभी ना कीजिएगा नोट, जहाँ तक पुरानी बात है मुझे करने दें स्पीड से, एक दफ़ा आप भी स्पीड से ही कीजिएगा उसको, पुरानी बात तक। डिस्पोजल ही नई बात है ना, उसके अलावा तो सादा सा सवाल लग रहा है हमें जी। कितना है? 30। प्लांट 1 जनवरी 10 एसिड प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 300 और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट क्रेडिट करना है हमने। बोलिए 31 दिसंबर 10 पे क्या एंट्री की? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 30 से। साल खत्म हो गया। 31 दिसंबर 10 कैरी डाउन 300, 31 दिसंबर 10 कैरी डाउन 30। ठीक है जी, ओके। कोई नया काम नहीं हुआ अभी तक। फिर क्या हो रहा है जी? 1 जनवरी 11 पे रीवैल्यूएशन हो रही है, तो 1 जनवरी 11 पे क्या करोगे? एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लोगे। 500 to 30 रीवैल्यूएशन सरप्लस।
कुछ नया काम तो नहीं हुआ। चलें, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, यकम जनवरी 11 जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट 30 से, क्योंकि आज तक एक बार क्रेडिट हुआ था, ये इसको डेबिट कर दिया। उसके बाद सरप्लस रिकॉर्ड किया यकम जनवरी 11 पे, प्लांट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 230 से। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट नेक्स्ट जी, एसेट डेबिट 230 से और रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्रेडिट 230 से। ओके, प्लांट लिख देंगे। ठीक हो गया जी। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन होगी। चलें, 31 दिसंबर 11 तक डेप्रिशिएट करेंगे हम इस एसेट को? नहीं करेंगे। आखिरी लाइन आप पढ़ें, द प्लांट इज सोल्ड फॉर 750 मिलियन ऑन 31 मार्च 2011। ठीक है, तो 31 मार्च 11 को ये एसेट बिक रहा है, तो फिर सारा साल डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ये चेंज आ गई जी हमारे पास। एसेट 31 मार्च 2011 तक डेप्रिशिएट होगा, पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं कर देना। बाकी फॉर्मूला तो आपको पता है, सेम ही होता है। ये चेंज आई है, 31 मार्च 11 तक डेप्रिशिएट करना है एसेट को जी। 500 यकम जुलाई 11 तक कितना अरसा गुजर चुका है? 1 साल। तो 10 में से 1 गया तो बाकी 9। लेकिन ये तो 1 साल की डेप्रिसिएशन देगा ना फॉर्मूला, ये फ्रैक्शन तो 1 साल की डेप्रिसिएशन देगा इनटू, ये नई चीज आ गई, इनटू 3/12। आके हमें पता लग जाए कि फर्क आया सिर्फ कितना सा, ये थोड़ा सा फर्क आया बस। ठीक है, और अगली बात आपको याद ही होगी, वो बात क्या थी जी? वो वाली बात कहे ना जो मैं भी बोला करता था, आप भी बोला करते थे, जो हशर एसेट के साथ किया वही सरप्लस के साथ करेंगे। तो 230 डिवाइडेड बाय 9 तो बिल्कुल वैसा ही था। नया काम क्या हुआ आज? इनटू 3/12। ठीक है जी, चल 14 कर लें जी, और 6 कर लें जी, 6 ही कर लें, फिर कोई बात नहीं। 486 और 224, ये हमारे पास क्या आ गया जी? किस दिन की? डेट ऑफ डिस्पोजल की, ईयर एंड की है डेप्रिसिएशन, ये WDV नहीं है। तो देखें 31 दिसंबर तक नहीं जाना, 31 मार्च 11 तक डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 14 से, और चूंकि सरप्लस नज़र आ रहा है तो डेप्रिसिएशन की 2 एंट्री तो होनी ही होनी है, चाहे वो 3 महीने की हो चाहे पूरा साल की हो रही हो। डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई है और सरप्लस भी मौजूद है, तो दूसरी एंट्री होगी। जितने अरसे की डेप्रिसिएशन की एंट्री उतने अरसे की ही सरप्लस की एंट्री। 31 मार्च 11 रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से? 6 से। चलें जी, डिस्पोजल की एंट्री अभी नहीं करते, यहां तक का काम फटाफट सब कर लें। इकतीस मार्च पे इसलिए रुक गया कि एक ही एसेट है और वो बिक रहा है, इससे आगे कुछ भी नहीं जाना फिर इस सवाल के अंदर। 16 है ना,
14 सर। कितने बच्चों ने कर लिए एंट्रीज यहाँ तक? बहुत हो गया। देखें जी, बहुत ड्रास्टिक चेंज आने लगा है। डिस्पोजल की एंट्री में बहुत बड़ा चेंज आने लगा। देखिएगा, सिंपल डिस्पोजल वाली एंट्री याद है वैसे? वो क्या होती थी भला? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और एसेट क्रेडिट, है ना? चलो पहले पुराने वाली एंट्री तो लिख लें। एक्यूमुलेटेड, जरा याद आ जाएगी ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और एसेट प्लांट कह देते हैं। चलें, हमारे पास जरा प्लांट है सामने, तो ठीक है जी, ओके। पुरानी एंट्री रिवाइज करा रहा हूँ, अभी नई एंट्री की बात नहीं की। वो तो बहुत चेंज है वो तो जी। प्लांट एसेट स्टेप 1 क्रेडिट किया करते थे विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, ऐसे ही है, ओके। स्टेप 2 डेबिट किया करते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड कब से कब तक? डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन से। कैश तो कैश ही होता था, बैलेंसिंग फिगर गेन और लॉस। मैं मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे सवाल में डिस्पोजल नहीं हुआ एसेट का। ये 300 क्या था? कॉस्ट। अभी तक जो पड़ा है उसी की बात करने लगा हूं। कॉस्ट है ये। एक बार जब एसेट रीवैल्यू हो जाता था, लेट्स से डिस्पोज नहीं हो रहा, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो फिर ईयर एंड पे क्लोज करते थे हम अकाउंट को 31 दिसंबर 11 पे। तो कैरी डाउन कितना? वो फिगर आया करती थी जो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट होती थी, याद है? लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। मॉडल चेंज कर लेते थे ना हम कॉस्ट मॉडल से जब रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाते थे तो रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज करने के बाद एसेट अकाउंट ही हमारा क्या शो करने लग जाया करता था? रीवैल्यूड अमाउंट। ऐसा ही है। चले, अब स्टेप 1 वी विल डेबिट द, वो पुरानी बात कर रहा हूं, डिस्पोजल सिंपल। वी विल डेबिट द, सॉरी, we will credit the, step 1, we will credit the asset account with cost of asset disposed of। तो मैंने आपसे उस वक्त कहा था कॉस्ट क्यों क्रेडिट कर रहे हो, बताओ? क्योंकि एसेट अकाउंट में पड़ी ही क्या है? कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, एसेट हमारा रीवैल्यू हो गया क्या? अब हमारा एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा है या रीवैल्यूड अमाउंट? क्या हमारे एसेट अकाउंट में अब कॉस्ट पड़ी है? नहीं, कॉस्ट तो गई। इस साल के एंड पे अगर क्लोज करें तो क्या आ रहा है? ये रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज होने के बाद, रीवैल्यूएशन की ये 2 एंट्रीज होने के बाद एसेट अकाउंट कॉस्ट शो नहीं कर रहा, बल्कि लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें ये प्लांट डिस्पोज करना है
तो एसेट अकाउंट में से प्लांट की कॉस्ट निकालेंगे तो फिर तो गड़बड़ है, उसमें कुछ बैलेंस पड़ा रह जाएगा क्योंकि कॉस्ट तो रही ही नहीं वहां पे मौजूद ही क्या है। तो इसका मतलब बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो पहला आया वो क्या आया, एंट्री अपनी जगह कायम है, यहाँ पे कॉस्ट की बजाय रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट करनी पड़ेगी, वो भी कौन सी, लेटेस्ट। जो पड़ी होगी जाहिर सी बात है, लेटेस्ट नाम ही लिखे ना, आप जिस दिन डिस्पोज कर रहे हैं उस दिन तो लेटेस्ट ही पड़ी होगी ना उसमें, ठीक है, तो वहां से वही निकालनी पड़ेगी। अब इधर देखें क्या है जी, 500, ओके। बहुत बहुत बड़ा चेंज आ गया है ना, क्या ख्याल है, बहुत बड़ा चेंज आया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इधर देखें, डेट ऑफ परचेज, ना जी ना, डेट ऑफ परचेज अगर एसेट रीवैल्यूड है, रीवैल्यूएशन हुई है, तो आखिरी रीवैल्यूएशन पे उस दिन तक की डेप्रिसिएशन तो सारी की सारी जाती रही, ठीक है। इसका मतलब अगर रीवैल्यूड एसेट है तो क्यूमुलेटिव अकाउंट के अंदर पड़ा ही क्या होगा, लेटेस्ट रीवैल्यूएशन की डेट से डिस्पोजल की डेट तक की डेप्रिसिएशन। परचेज की डेट से तक वाली डेप्रिसिएशन तो वैसे ही ट्रांसफर हो गई थी। इसका मतलब एक और बड़ा चेंज क्या आया, डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन होगी, तो ये कैरी डाउन नहीं होना, ना ही 31 दिसंबर 11 तक इस बेचारे ने जाना है, ठीक है जी। ओके, बताएं जी, 30 की डेप्रिसिएशन थी अक्यूमुलेटेड, यकम जनवरी 11 को क्या हो गई, ट्रांसफर। तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर अब कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी है, रीवैल्यूएशन की डेट यकम जनवरी 11 से डिस्पोजल की डेट 31 मार्च 11, 3 महीने की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। तो वो 3 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी है, 14 से आपने इसको, बहुत चेंज आ गया, एंट्री बदल गई सिरे से, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके जी, उसके बाद कहता है प्लांट इज सोल्ड फॉर, कैश कितना आया, कैश 750 से डेबिट, और स्टेप 4 गेन लॉस विल बी बैलेंसिंग फिगर, बोलो 264 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डिस्पोजल की एंट्री, मुश्किल लगा, बहुत चेंज है, ऐसे डरा रहा था आपको, कोई चेंज नहीं है। इधर देखें आप, अभी रुकें। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट, है नहीं तो रीवैल्यूड अमाउंट से, कितना, ये 500 कहां गया, डिस्पोजल में, किस दिन, 31 मार्च 11। आप 31 दिसंबर 11 लिखो या 31 मार्च 11 लिखो, अब तो एक ही बात है ना, एसेट ही एक था। क्लोजिंग क्या शो कर रहा है, नील, कख नहीं बचा इसके पल्ले, एक एसेट तो चला गया जी। इधर देखो, 31 मार्च 11 पे कैरी डाउन नहीं आना, यहाँ पे 14, कैरी डाउन का क्या मतलब है, एसेट ही चला गया तो डेप्रिसिएशन कहां से आई, तो ये वही स्टेप 2 है, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase, नहीं revaluation हो गई है, from date of latest revaluation till date of sale। तो ठीक है, तो ये डिस्पोजल में चला गया, तो फिर 31 दिसंबर लिखो या 31 मार्च लिखो, कैरी डाउन क्या आएगा, नील, बचा ही कुछ नहीं, ठीक है जी। यहां तक कोई मसला, ये एंट्री नोट करें। वर्किंग में भी, वर्किंग में तो कुछ भी नहीं किया खैर हमने। अच्छा इधर देखें, इधर देखें, अगर मैं पहली एंट्री को देखूं, क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे यूं कह लें, कॉस्ट से पड़ा था, एक्यूमुलेशन अलग पड़ी थी, तो एसेट अकाउंट में से कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट निकली और एक्यूमुलेशन अकाउंट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकली। तो नेट में क्या फिगर निकली है, जरा उन दोनों को नेट करें, 500 और 14 को नेट करें जरा, 486। यानी अगर वर्किंग को भी एंड करना है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 486 एसेट में से माइनस हो गया, और भाई 500 की कॉस्ट माइनस हुई, 14 की डेप्रिसिएशन नेट हुई, तो वो नेट फिगर, ये तो बुक वैल्यू नजर आ रही होती है ना नेट, इसलिए क्या मैं यहाँ पे 486 लिख सकता हूँ, वो बोलो, वर्किंग को भी तो एंड करना है ना, मैं यूं लिख दूंगा यहाँ पे, चलो डिस्पोजल, लेकिन लिखना एंड पे, एंट्री करने के बाद चेक करना है कि क्या वाकई ही ये खत्म हो गया,
खत्म हो गया तो 486, ठीक है और सही है, जल्दी करो। हाँ तो 486 ही लिखा है, नहीं समझ आई? वो एंट्री समझ आ गई है? डिस्पोज हो गया एसेट, वैसे डिस्पोज हो गया तो वर्किंग में भी उसको खत्म कर दिया बस हमने। अब ये कहना आपका कि वर्किंग में से 486 माइनस हो रहा है, यहां पे दिखा दो तो मैं कहूंगा एसेट का 500 और अक्यूमुलेशन का 14 नेट करोगे तो ये 486 ही माइनस हो रहा है, ठीक है? देखना नहीं, एंट्री खुद ही करनी है भाई, उसी की बात करने लगूंगा। चलिए जी बस रुक जाएं आप सब। एसेट अकाउंट क्लोजिंग क्या शो कर रहा है? नील ही करना चाहिए था, एसेट जो चला गया डिस्पोज जो हो गया, एक ही एसेट था ना हमारे पास, तो एसेट अकाउंट में क्या नजर आना चाहिए? 0। जब एसेट चला गया तो इसके एक्यूमुलेशन अकाउंट में कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं बची, ये भी नील, और सरप्लस भी इस एसेट का रिलेटेड नील हो गया, देखो नील नहीं हुआ नील। ओहो कितना बैलेंस आ रहा है? 222 कैरी डाउन कर देते हैं, फिर 31 दिसंबर 2011 पे बैलेंस शीट में दिखाते रहेंगे बस, है ना? क्या भाई, अगर ये सरप्लस जिस एसेट से रिलेट कर रहा है, अगर वो एसेट ही नहीं रहा तो ये सरप्लस बैलेंस शीट में क्या कर रहा है? इस सरप्लस को भी नज़र नहीं आना चाहिए, ये कैरी डाउन वाला मामला नहीं चलेगा, ठीक है? इसका मतलब इस सरप्लस का भी अब कुछ करना पड़ेगा। तो आसान अल्फाज में एंट्री याद रखने के लिए पहली बात कर रहा हूँ, फिर समझा भी देता हूँ कर क्या रहे हैं। आज तक सरप्लस के साथ जो करते आए आज भी वही कर देंगे। सरप्लस के साथ क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ज़रा एंट्री बोलना, रीवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, क्रेडिट कितना पड़ा है? अच्छा 224 और 224। एंट्री याद रखने के लिए ये बात कर लेते हैं, फिर प्रूफ शुरू तो करते रहेंगे। इधर देखें, कैरी डाउन नहीं, इसको उठा के फेंको रिटेन्ड अर्निंग्स में। किस दिन? 31 मार्च 11 को, ताकि 31 मार्च 11 को यहाँ पे भी नील नजर आए। जब एसेट ही नहीं रहा तो उसका रिलेटेड सरप्लस कैसे पड़ा हो सकता है? 31 मार्च 11 पे इसको भी नील शो करना चाहिए था। अगर एंट्री देखें तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है, इधर देखें, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है? और बोलो, डेबिट बोलो, रिटेन्ड अर्निंग्स हो रहा है। किसने बोला रिटेन्ड अर्निंग्स हो रहा है? रांझा रांझा कर दी हैं। तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 224 से, ठीक है जी, खत्म, कुछ नहीं बचा। और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है जी। तो अगर आप गौर करें तो डिस्पोजल हुआ तो कितनी एंट्रीज हुई? 2। आज तक डिस्पोजल होता था तो एक ही एंट्री हुआ करती थी, लेकिन वो आज तक कब था? जब तक रीवैल्यूएशन नहीं आई थी। वो बात तो यहाँ भी देख चुके हैं। आज तक डेप्रिसिएशन की हम कहा करते थे, आज तक डेप्रिसिएशन की एक एंट्री हुआ करती थी रीवैल्यूएशन के आने से पहले, ठीक है? इसका मतलब ये तो वही वाले रूल के साथ मिलता जुलता रूल है जिसके अंदर मैंने कहा था एक लफ्ज़ ऐड करवाऊंगा आपको। वो तारीखी जुमला याद आ रहा है आपको? ज़रा उस पर वापस चले जाएं, ना मिले तो दोबारा लिखना चाहें तो लिख लें। मैंने आपको जुमला लिखवाया था, सुने, जिस साल में रीवैल्यूएशन सरप्लस नज़र आए, डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज हुआ करती हैं, और जिस साल में रीवैल्यूएशन लॉस नज़र आए, डेप्रिसिएशन की। जुमला किस तरह से हो जाएगा आप सुनो, इसी एक जुमले को इसी के अंदर एक लफ्ज़ ऐड करना है, सुनिएगा गौर से। जिस साल में रीवैल्यूएशन सरप्लस नज़र आएगा, डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल की 2 एंट्रीज हुआ करेंगी, और जिस साल में रीवैल्यूएशन लॉस नज़र आएगा, डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल की एक ही एंट्री हुआ करेगी। याद रहेगी ये बात? अब वो लॉस वाला सवाल आएगा तो उसमें देखेंगे ना, जैसे डेप्रिसिएशन की एक एंट्री हुई वैसे ही डिस्पोजल की भी उस साल में एक ही एंट्री होगी। फिलहाल तो वो है नहीं, ठीक है? तो अगर नहीं मिला वो सफ़ा
तो दोबारा लिखें, सबको लिखवा देता हूं, लिखें जल्दी से। जिस जिस साल में रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर आएगा, डेप्रीसिएशन और डिस्पोजल की दो एंट्रीज। जिस जिस साल में रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर आएगा, डेप्रीसिएशन और डिस्पोजल की दो एंट्रीज हुआ करेंगी। और जिस जिस साल में रिवैल्यूएशन लॉस नजर आएगा, डेप्रीसिएशन और डिस्पोजल की। अच्छा, ये जिस जिस जो है ना, ये दोनों पे अप्लाई नहीं होता, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कर लेना ना, ठीक है। क्योंकि डिस्पोजल तो एक ही बार हो जाना है, वो कोई 2 साल तक थोड़ा ही तो होता रहना है डिस्पोजल, ठीक है। बहरहाल ये याद रहेगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर पड़ा है तो जैसे डेप्रीसिएशन की 2 एंट्रीज करते थे, वैसे ही डिस्पोजल की भी 2 एंट्रीज करेंगे। ओके, तो सही है। एक मिनट, पहले ये बताएं यहां तक कोई मसला? चलें बोले। नहीं, फिर कहां से आएगा सरप्लस अगर रीवैल्यूड एसेट नहीं होगा तो? हर एसेट का अलग अलग रिकॉर्ड होता है हमारे पास जी। पर्चे की हद तक डिस्पोजल की एंट्री में क्या चेंज आया? एसेट अकाउंट एंट्री सेम रही, एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कॉस्ट की बजाय रीवैल्यूड अमाउंट हो गई, और एक्यूमुलेटेड एक्शन में डेबिट डेट ऑफ परचेज की बजाय डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन हो गई। एक बात। उसके बाद हमने देखा एसेट भी जाता रहा, डेप्रिसिएशन भी जाती रही, नील हो गए, लेकिन रिलेटेड सरप्लस अभी भी पड़ा है। वो देखो 224 नजर आ रहा था, तो हमने कहा अब इसका क्या करें? पर्चे में याद रखने के लिए क्या करेंगे? जो आज तक करते आए, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ये एंट्रीज कर लें, ये वाली एंट्री भी कर लें, इसको नील कर लें, फिर थोड़ा सा इसके ऊपर बात भी करते हैं कि इसको कहते क्या हैं, ये कर क्या रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं। फिलहाल एंट्री याद हो गई, इस तरह से पर्चे में काम चलेगा या नहीं चलेगा? जो सरप्लस बचा पड़ा होगा उसको भी क्या कर देंगे? जो आज तक करते आए हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लें ये एंट्री। पहले साल में कितनी एंट्रीज हैं? 2। वर्किंग में स्पॉट करते हैं इन एंट्रीज को जी। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, ये एंट्री पड़ी है। दूसरी एंट्री क्या है? डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, अगले साल में कितनी एंट्रीज हैं? अगले साल में 4 एंट्रीज हैं। 1, 2, 3 और 4 जी। 4 एंट्रीज। पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट, ये एंट्री आपको वर्किंग में नजर नहीं आया करेगी। उसकी वजह एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है, जिसको बुक वैल्यू पे लाने के लिए एंट्री करना पड़ती है। वर्किंग तो ऑलरेडी है ही किस पे, तो ये एंट्री आपको यहां नहीं नजर आया करेगी, आप दिमाग में किया करेंगे ये एंट्री। ऐसे ऊपर इशारा कर दिया कीजिएगा वर्किंग को देखते देखते कि पर्चे में बैठे हुए आप यूं कह रहे हैं, एंट्रीज करने लगे हैं। क्यों? पहली एंट्री रिवैल्यूएशन, अब देखें आप एंट्रीज कर रहे हैं, आप ये वर्किंग को देख के एंट्रीज कर रहे हैं। आप करेंगे एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 300, फिर करेंगे डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 30। उसके बाद आप करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, करेंगे ऐसे ही करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 30, और वापस आएंगे बोले रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, सॉरी एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये एंट्री दूसरी नजर आ रही है आपको। ठीक है, पहली एंट्री नजर नहीं आया करेगी। रीवैल्यूएशन की पहली एंट्री आपको वर्किंग में नजर नहीं आया करेगी, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, तो ये बार बार प्रैक्टिस करनी है घर पे बैठ के। जितने वो लेंथी क्वेश्चंस किए हैं उनमें हम इन एंट्रीज को बोलेंगे बार बार, और जब भी रिवैल्यूएशन का दिन आया करेगा हम आसमान की तरफ इशारा करेंगे, यानी छत की तरफ। ठीक है, और एक पहली एंट्री बोला करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट, उसके बाद प्लांट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 14 से और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ठीक हो गया? ओके, अच्छा जी। आप कहेंगे जी वो भी मार्क करवा दें, तो भाई वो तो फिर
486 में अगर आप देखें तो एसेट, देखें प्रॉफिट एंड लॉस और कैश तो यहाँ पे आ नहीं रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एसेट का 500 क्रेडिट और एक्यूमुलेशन का 14 डेबिट, नेट में हमने देखा, नेट में एसेट अकाउंट क्या हो रहा है अगर देखा जाए तो ये एसेट ही डेबिट हो रहा है ना, कॉन्ट्रा एसेट अगर कहें तो नेट में 486 का क्रेडिट मिल रहा था एसेट अकाउंट को, इसलिए 486 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इस एंट्री को यहाँ पे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो गया एसेट। अच्छा, ये तो वैसे थोड़ी सी बात की मैंने, कहा ज़रा नॉर्मल हो जाए बच्चे। अब इधर देखें, डिस्पोजल हुआ, एंट्री में कोई मसला नहीं, सरप्लस पड़ा रह गया था, उसको भी क्या कर दिया, जो आज तक करते रहे, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और एक उसूल भी बना लिया, अगर सरप्लस पड़ा होगा तो डेप्रीसिएशन की तरह से डिस्पोजल की भी 2 एंट्री, डिस्पोजल के वक्त भी कितनी एंट्रीज हुआ करेंगी, 2, ठीक है। अब ये किया क्या हमने, ये 224 का सरप्लस क्या मतलब रिटेन्ड अर्निंग में कैसे फेंक लिया हमने, बोलें। देखें हमने कहा था एक एसेट है हमारा, फ्यूचर में 230 का लॉस देगा, अभी ये लॉस क्या है, अनरियलाइज्ड, तो हमने उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में रख दिया था। फिर साल के एंड तक ना, सही चलो 3 महीने तक सही, जितना भी करना था हमने उसको कुछ रियलाइज भी किया, ट्रांसफ़र भी किया। अब जो 224 रुपये का सरप्लस पड़ा था, इसको हम अनरियलाइज कह रहे हैं, 31 मार्च पे ये एसेट बिक गया, तो अनरियलाइज का तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इसका मतलब अगर कोई सरप्लस पड़ा है तो इसे उठा के क्या कर दो, रियलाइज कर दो। अब ये अनरियलाइज्ड नहीं रहा, अब ये अनरियलाइज्ड नहीं रहा, बात समझ आ रही है। हमने क्या किया, हमने अनरियलाइज्ड गेन को क्या बना दिया, रियलाइज, क्योंकि आज ये रियलाइज हो गया एक्चुअली। हाँ हो गई, ये क्या कुछ समझ नहीं आ रही है आपको नजर आ रहा है हमने 2 गेन रिकॉर्ड किए हैं। किसी को वैसे ये बात नजर नहीं आई, किसी ने ये इस तरह से नहीं सोचा, कितने बच्चों ने इस तरह से सोचा था। चलें अब सब सोचें इस तरह से, पहले प्रॉफिट एंड लॉस में ये लॉस जा रहा है, गेन जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है, गेन जा रहा है, और ये रिटेन्ड अर्निंग्स भी क्रेडिट, मतलब ये भी प्रॉफिट ही बढ़ रहा है। इसका मतलब हम डबल प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इज इट सो? लग तो ऐसे ही रहा है लेकिन ऐसे है नहीं, प्रूफ करते हैं। हमने एसेट खरीदा 1 जनवरी 10 को, ये वाला, कितनी कॉस्ट थी इसकी, 300। 31 मार्च 11 तक इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालना चाह रहा हूं मैं। तो कितने महीने की डेप्रीसिएशन, कितने साल की, कितने अरसे की डेप्रीसिएशन होगी, 1 साल और 3 महीने, यानी 1.25 ईयर्स निकाला करते थे ना ऐसे ही। 300 बटा कितनी थी यूजफुल लाइफ, बोलो, इंटू 1.25 ईयर्स। मैंने अज्यूम किया ये एसेट कभी रीवैल्यू ना होता, ठीक है। देखें क्या रीवैल्यूएशन के दिन हमें कोई बंदा आके कहता है लाओ पैसे निकालो, तुम्हारा एसेट रीवैल्यू होने लगा, और हम कहते हैं ये लो 230 रुपये और मेरा एसेट उठा के 500 पे लिख दो, क्या ऐसा होता है? ऐसी तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। मुझे तो ये एसेट कितने का पड़ा था, 300 का ही पड़ा था, तो ठीक है ना। तो अज्यूमिंग कि ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो 31 मार्च 11 तक कितनी डेप्रीसिएशन हो चुकी होगी, 37 पॉइंट। तो इसकी बुक वैल्यू 31 मार्च पे हमारी किताबों में कितने पे नजर आ रहा होगा, 262.5। ये क्या है जी हमारे पास, WDV। अब मुझे बताएं इस दिन 31 मार्च 11 पर कितना कैश हमें ऑफर हुआ, बल्कि मिल गया, 750। अब इधर देखो 262 वाली चीज का हमें 750 मिला है, बोलो गेन या लॉस? गेन। कितना गेन, 487.5। यानी कि अगर हम नॉर्मल सवाल को लेके चलें, रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ही हमें ना आता हो, पता ही नहीं, रिवैल्यूएशन हुई नहीं कभी, ऐसे इस ऐसे में कभी रिवैल्यूएशन नहीं हुई,
तो ये एसेट चलता यकम जनवरी 10 से 31 मार्च 11 पे बिकता, जो कि बिका है एक्चुअली 750 का, तो हमें कितना गेन आ गया होता इस पे 487.5, ये असल गेन है। तो इसका मतलब तो है आपका गेन ही कम हो गया रिवैल्यूएशन की वजह से। ऐसा नहीं हुआ। अब देखो हुआ क्या, जरा इन दोनों को टोटल तो करो वैसे जी। 480, ये 488 क्यों है? ये 488 इस वजह से है, आप इसको कर लें 38, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा, भाई सही है, राउंड हुआ पड़ा ना, ठीक है। क्या किया आपने? आपने एक्सपेक्टेड गेन नाम देकर रिकॉर्ड कुछ गेन कर लिया हुआ था ऑलरेडी, वो अनरियलाइज्ड में रखा हुआ था। अब जब रिवैल्यूड एसेट ही बेचा, देखो ना असल में एसेट कितना था आपका 300 का, जब आपने रिवैल्यू किया तो ये बढ़ के कितना हो गया 500। अब जब यहां क्रेडिट ज्यादा फिगर पड़ी है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट जो आ रहा है ये तो स्क्वीज होना ही था, ठीक है। ये वजह क्या हुई, हमने जब प्रीवियसली इसको 300 से 500 पे रखा था तो कुछ हमने अनरियलाइज्ड गेन का नाम रख के कुछ गेन रखा हुआ था। जिस दिन वो एसेट एक्चुअली बिक गया तो एक्चुअल गेन कुछ कम हो गया, क्योंकि रीवैल्यूड अमाउंट कैश से मार्केट वैल्यू है ना करीब करीब, बिल्कुल करीब करीब आ रही थी, तो गेन लॉस जरा कम नजर आया, और बाकी जो अनरियलाइज पड़ा था उसे भी उठा के जब हमने रियलाइज किया तो वो एक्चुअल गेन ही बना हमारा। तो ये कंफ्यूजन नहीं आपने लेके आना ज़हन के अंदर, हम डबल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डबल रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। 300 वाला एसेट था, 200 रुपए आपने पे नहीं करके 500 का बनाया था, 300 वाले को उठा के 500 में ले गए थे, तो 200 से वो जो एसेट बढ़ा था पास्ट में, उसकी वजह से आपने एसेट को क्रेडिट 500 से किया तो गेन कम आया। क्यों कम आया? क्योंकि प्रीवियसली आपने कुछ गेन रिकॉर्ड कर लिया था एक्सपेक्टेशन की बेस पे, अब उसको भी जब आप रियलाइज्ड में डालोगे तो टोटल गेन आपका वही बनेगा जो एक्चुअली आना चाहिए। ये मैंने अज्यूमिंग नो रिवैल्यूएशन करके आपको प्रूव किया, या इसको यूं भी कह लेते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। ये बात समझ आई है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। देखें यहां पे लॉस आ जाता और यहां पे गेन पड़ा होता नेट। आपने अब ये सोचना ही नहीं है कि ये क्या एक तरफ लॉस एक तरफ गेन, नहीं, आपको मैंने समझा दिया है। अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से चलें तो जो एक्चुअल गेन है यहां पे ये दो एंट्रीज मिलकर उस पर पहुंच रही हैं। अब आप जितनी मर्जी उसमें अल्टरनेटिव्स ले आते रहें, ठीक है। अगर लॉस आ रहा होगा तो क्या होगा, आपने यहां बहुत ज्यादा बढ़ा दिया होगा एसेट। लेट्स से आपकी रिवैल्यूड अमाउंट थी मिसाल के तौर पे 900 रुपए, लॉस आ जाएगा, लेकिन 900 तक जाने के लिए आपने कुछ सरप्लस रिकॉर्ड किया होगा ना उस वक्त, वो यहां पड़ा होगा। वो यहां से जब ट्रांसफर होगा रिटेन्ड अर्निंग, इधर वाला लॉस इधर वाला गेन नेट करके हर चीज खत्म कर देगा। तो ये तो सोचते रहें, आप बढ़ते जाएंगे आगे, आपने सिर्फ इतना से याद रखना है। अब अगर रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज करें तो इस एंट्री में तो कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है। ये एंट्री करने के बाद अगर कोई सरप्लस भी पड़ा हो तो उसको भी उठा के रिटेन्ड अर्निंग में फेंक देना। ये फिर सोचना मत कि प्रॉफिट एंड लॉस, रिटेन्ड अर्निंग्स, डेबिट क्रेडिट मुख्तलिफ पड़े हैं, पड़े रहें, एक तरफ पड़े हैं पड़े रहें, आपका गेन लॉस बिल्कुल सही है। क्लियर है ये बात? चलो इसको मिक्स ना कर देना, ये वैसे ही था, इसके साथ क्या लिखूं, वैसे ही था, ये लो वैसे ही था। लिखें क्वेश्चन 2 मैं लिखवा रहा हूं, वो क्वेश्चन, ये वाला 2 नहीं देखना, क्वेश्चन लिखें जो मैं लिखवा रहा हूं इस जैसा क्वेश्चन लिखें। कॉस्ट ऑफ एसेट 700 रुपये, 700, हाँ मिलियन कर लो भी तो एम लिखना है यार, 7 से लिख लो, कॉन्सेप्ट सीखा करो जी। कॉस्ट ऑफ एसेट 700, डेट ऑफ परचेज लिखें यकम जनवरी 17, डेट ऑफ परचेज 1/1/17, और यूजफुल लाइफ लिखें 15 साल, यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स। ठीक है जी, आगे लिखें इट इज रीवैल्यूड ऑन
यकम जनवरी 18, इट इज़ रीवैल्यूड ऑन 1/1/18 एट रुपीज़ 1000, 1000। ठीक है, ये तो हो गया पुराना सवाल। ठीक है, अब आज वाली लाइन ऐड करें। दिस एसेट इज डिस्पोज्ड ऑन, दिस एसेट इज डिस्पोज्ड ऑन, इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन, ठीक है, दिस एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मई 2018 on 31st May 2018 for rupees 1050, for rupees 1050। रिक्वायर्ड है जी जर्नल एंट्रीज फॉर द होल लाइफ ऑफ एसेट। हाँ, खरीदा और बिक भी गया सामने ही आपके, करो सब कुछ, जल्दी शुरू हो जाओ। हाँ अभी, और क्या अभी करना है सवाल, बिल्कुल इस जैसा सवाल है, होमवर्क नहीं है, बस यही है होमवर्क। देखते हैं, सारा प्लान ऊपर नीचे हो गया। आप इतने स्लो, आप इतना स्लो समझते हैं चीज़ों को, मैं क्या करूँ। बैठो तो शक्लें ऐसे बनी होती हैं, बने कितने का 80 रुपीज़ का, बिल्कुल सही कर रहे थे आप, माशाल्लाह, बरकत की अल्लाह ने, और गलती की आपने एंड पे। इसको उधार करें, इसको उधार करें वापस, और ये 380 के बजाय उधर 80, उधर क्रेडिट जी। 80 का गेन आ गया, सरप्लस कितना बचा पड़ा था 337 का, उसको भी उठा के फेंकें। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 337 से, ऐसे ही हुआ। चले, अब आपके दोनों गेन थे। चलें, तो क्या ख्याल है, प्रूफ करने की जरूरत है या मान लिया हुआ है दिल ने? तो पर्चे में प्रूफ करेंगे। अगर कभी घर में दिल करे तो जाके ये वाला काम आप कर लीजिएगा। फर्क सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे आपने 1 साल 3 महीने की बजाय 1 साल 5 महीने की। पिछली क्लास में एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने कहा जी ये तो बराबर ही नहीं आ रहा। मैंने कहा था देख लें, मंथ्स तो मंथ्स उन्होंने 1 साल 3 महीने ही लिए हुए थे। ठीक है, तो आपने प्रूव करना है, थोड़ा अकल, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे 1 साल 5 महीने की डिडक्शन लेंगे तो फिर आपका आंसर सही आएगा। अब चूंकि आपकी क्लास तक आते आते पैटर्न बदल गया है, रूटीन बदल गई है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा चला गया है कल पे, और होमवर्क का क्वेश्चन भी जाहिर सी बात है अब आप नहीं करेंगे, तो इसलिए आप होमवर्क का नया क्वेश्चन लिखें। लिखें जी, कॉस्ट ऑफ एसेट इज, ये इसमें ऐसा कर लेते हैं, मैं कोशिश करता हूँ डाटा ऐसा बन जाए कि डिस्पोजल की एंट्री पे लॉस आ जाए और सरप्लस भी आ जाए, ताकि वो भी पता लगे कि होता कुछ भी नहीं है, वो खुद ही नेट हो जाएगा। सोचना नहीं है बस आपने, वो आपको प्रूव कर दिया एक बार। लेकिन जी कॉस्ट ऑफ एसेट इज 500, डेट ऑफ परचेज है 1/1/15, रीवैल्यूड ऑन, यूजफुल लाइफ पहले लिखें, यूजफुल लाइफ 20 साल, यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स, रीवैल्यूड ऑन 1/1/16, रीवैल्यूड ऑन 1/1/16 एट रुपीज 600। ठीक है जी, आगे लिखें, द एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ, द एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 सितंबर 16, द एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 सितंबर 16 फॉर रुपीज 450, फॉर रुपीज 450। कुछ भी नहीं होता, बस यही स्टेप्स हैं, एंट्रीज कर लेंगे। ठीक है जी, जर्नल एंट्रीज